हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए मैथ्स के बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 27 फरवरी को होने वाला है आपके मैथ के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको 20 में से 20 एमसीक्यू हल करना है या 20 में से 20 मार्क्स लेके आना है, तो आपको अब बचे हुए लास्ट समय में जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतने ज्यादा आपके मार्क्स अच्छे होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपके बोर्ड एग्जाम से पहले करवाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप 20 में 20 लाना चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस से जरूर जुड़ जाइए। 15 से 20 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हम 400 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ में। पहला आज हमारा पहला प्रश्न है, कह रहे हैं एक त्रिघात बहुपद के लिए अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए, त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहे हैं। तो बहुपद आपने पढ़ा होगा घात के आधार पर, ठीक है। तो बहुपद हमारे पास जो होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर हमारे पास बहुपद कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है? रैखिक। दूसरा हमारे पास क्या होता है? द्विघात बहुपद। तीसरा हमारे पास होता है त्रिघात बहुपद। और आपको ये पता होगा कि इसके पास में रैखिक मतलब घात एक होती है, तो घात अगर एक है तो इसके शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? एक होगी। द्विघात है तो इसके पास शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात है तो इसके पास शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इस तरह से उसके घातों की संख्या जितनी होगी उसके पास में क्या होगा? उतने ही शून्य होंगे। तो ये चीज आपने बहुपद के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य, दो घात बहुपद रहेंगे तो 2 शून्य, और रैखिक बहुपद है तो आपके पास में 1 शून्य हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए, ये पहले चैप्टर में आपने गुणनखंड करना सीखा होगा और वैसे भी हमने पढ़ा था अंकगणित का आधारभूत में, ठीक है। यही बताता है कि किसी भी संख्या का क्या करेंगे हम, अगर किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उनका जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में पड़ता है, उनके अगर क्रम को बदला ना जाए तो उनको क्या होता है? अद्वितीय, मतलब हमेशा फिक्स कंडीशन में आएगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि दो दो से इसको भाग करेंगे, 2 से 14, 2 जीरो में 0, 2 से काटोगे 2 3 7, 2 5 10, और इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, और 7 से करोगे 7 1 7, ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये 3 कंडीशन बन जाएगी, सॉरी ये बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब ढूंढिए किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 का स्क्वायर नहीं, बी भी नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है, पर सी में देखोगे आप यहाँ पे सब चीजें क्लियर, पर डी में क्या है? आपका 7 के ऊपर स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ लगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी भी क्या गलत है? ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। देखिए, सिंपल से हमने छोटी क्लास में भी इसको पढ़ रखा होगा, ठीक है। जब हम भाग करते थे तो यहाँ पे अंदर क्या होता था? भाज्य होता था, बाहर क्या होता था? भाजक होता था, ठीक है। और जो आंसर आता था वो हमारा भागफल कहलाता था, और बचा जो चीज बचती थी नीचे उसे हम बोलते थे शेषफल। उसे क्या बोलते थे? शेषफल। तो इस टर्म से हमने बताया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। और भाजक को हम भागफल से गुणा कर दें, क्या करते? भागफल से गुणा। और साथ में हम क्या करते हैं? शेषफल को जोड़ दे तो आपके भाज्य के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? भाज्य के बराबर। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके क्या भाज्य यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है। ये दो ऑप्शन तो आपके लिए वैसे ही गलत हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? शेषफल। जबकि शेषफल भागफल का गुणा नहीं होता, शेषफल जुड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर में 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 के बराबर 0 के युग्म का हल होगा। देखिए, यहाँ पर आपको पहले तो हम आपको टर्म समझा देते हैं कि अगर हम a1 अपान में a2 का रेशियो निकालते हैं b1 अपान में b2, और ये नहीं बराबर है a1 का a2 के ठीक है, a1 अपान a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो यहाँ पर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन, अगर a1 a2 का रेशियो बराबर हो गया b1 b2 के रेशियो में, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, मतलब c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं हुआ।
इस कंडीशन में ये हो जाता है कोई हल नहीं, ठीक है, समांतर लाइन बनती, कोई हल नहीं बनता इसका, यानी यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन बनती है जब A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 एंड आल्सो C1 अपान में C2। इस कंडीशन में इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं पहले, हमारे पास में A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, पहले तो ये ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से A1 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो हमने 1 रखा, बटे में क्या आ जाएगा -3, यहाँ से हम लेंगे -3 आ जाएगा आपके लिए, A2 का मान होगा। उसके बाद में B1 का मान यहाँ से 2 होगा, यहाँ से हमने 2 उठाया, उसके बाद में B2 का मान यहाँ से -6 होगा, -6 उठाया, ठीक है। अब देखोगे तो ये बराबर हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, -3, तो यानी A1 A2 का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, -3 बराबर में -3। अब यहाँ पे हम C1 बटे C2 का रेशियो भी चेक करेंगे। तो जब आप C1 बटे C2 को चेक करोगे तो यहाँ पर C1 क्या है, 5 है, C2 क्या है, 1 है, जो कि बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या बना कि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 पर डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। इस कंडीशन में यानी ऑप्शन नंबर 2 बनेगा समांतर लाइन, और यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई हल नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ करें अद्वितीय हल, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक, ये भी नहीं है, 2 ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी वो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ही नहीं है, यानी समांतर लाइन या फिर कोई हल नहीं। तो उपरयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपके लिए, राइट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में आपसे सर्वांतर पूछा गया। अब सर्वांतर कोई भी सीरीज दी गई है, सर्वांतर निकालने का सबसे आसान सा तरीका होता है, आपको पता है। सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं आपके लिए, जैसे कोई टर्म्स दिया गया था, जैसे आप देखिए -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, डॉट 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 दिया गया। अब ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे A4 ऐसे डॉट डॉट AN तक चलता है। तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस का A1 कर दे, या फिर आप क्या कर दो, A3 माइनस का A2 कर दो, या फिर आप क्या कर दो, A4 माइनस A3 कर दो। कोई भी टर्म निकालो, आराम से D निकल जाएगा सर्वांतर, ठीक है। तो जब -1 में से आपको क्या घटाना है, -5 घटा दीजिए, -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो -5 ये +5 हो गया, तो -1 में से +5 घटेगा तो आएगा +4, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c बराबर में 0 का विविक्तर होगा। अब आपसे विविक्तर पूछे, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहे हैं, तो आपको विविक्तर डी बराबर आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, क्या होता है, b² माइनस का 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके, राइट हो जाएगा, b² माइनस का 4ac। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगर ये दूरी ज्ञात करना है तो आपको दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है कि अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दूरी का फार्मूला। अब सिंपल से आपको यही लगाना है। तो देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं x1 और x2, ठीक है, ये x1 है, सॉरी x1 y1, और ये क्या आ जाएगा, x2 y2, रख दो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रखोगे, अब देखोगे x2 क्या है आपके पास में, 4 है, 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ से -2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट में 8। और अंडर रूट को 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 रूट का 2, क्या लिखा जा सकता है, 2 रूट का 2। ऑप्शन नंबर आपके लिए क्या हो जाएगा, डी, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान याद करिए। देखिए मूल बराबर है, विविक्तर की कंडीशन दिया गया d बराबर में b² माइनस का 4ac निकलेगा। अब मूल बराबर होने की कंडीशन ध्यान रखिएगा, 3 कंडीशन बनती है, d बराबर 0, अगर d 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे, ठीक है। और d का मान क्या है, ज्यादा है 0 से, इसमें क्या होंगे, मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे। और d का मान 0 हो गया, 0 से कम छोटा हो गया, तो इसमें क्या हो जाता है, मूल काल्पनिक हो जाते हैं। मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होते हैं वास्तविक, पर अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग, या असमान बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें भी वास्तविक ही होते हैं, ठीक है, पर समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर वही फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का मतलब क्या है कि डी बराबर क्या है, 0 है। और डी जगह पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0 रखते हैं। बी का मान यहाँ से निकालोगे तो बी का मान है -12, तो हो गया -12 का होल स्क्वायर माइनस में 4 पूरे में ए का मान क्या है 3 है, और सी का मान क्या है m है, सी का मान क्या है m है, बराबर में 0। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस में 4 12 m बराबर 0। 12 m माइनस उधर भेज दोगे तो 144 बराबर में इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा 12m। 12 से 12 इसको काटोगे तो 12 बराबर में 144 बराबर में m। m मान कितना आ जाएगा 12, m का मान आ गया 12, यानी ऑप्शन नंबर डी का होगा आपके लिए राइट होगा। इस बात को टर्म को याद रखिएगा तीनों में, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और समान मूल होंगे। डी का मान ज्यादा होता है 0 से यानी पॉजिटिव नंबर आता है तो वास्तविक और अलग अलग होंगे, और डी का मान माइनस में आता है यानी डी 0 से छोटा आता है तो आपका मूल काल्पनिक हो जाता है, उसको ज्ञात हम नहीं कर सकते। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज में एबीसी की भुजाएं 2a हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास में एक त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा जो है ना 2a दी गई है, तो इसकी सारी भुजाएं 2a होंगी, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या आती है। देखिए इसके प्रत्येक शीर्ष लंब मतलब यहाँ से शीर्ष लंब से अगर देखोगे तो लंबाई, तो ये क्या है समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी शीर्ष लंबों की लंबाई क्या होगी बराबर ही होगी, मान चलिएगा। तो सिंपल सा शीर्ष लंब h बराबर में इसका फॉर्मूला क्या होता है समबाहु में, √3/2 गुणे में भुजा क्या होता है √3/भुजा, √3/2 गुणे भुजा होता है h बराबर। h बराबर रख दो इसमें भुजा मान, तो h निकालना है √3/2, और भुजा कितना है आपके पास में 2a है, तो 2 से 2 कटा, ये आ जाएगा √3a। ठीक है, या फिर a√3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपके लिए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य होगा, यहाँ से आपसे माध्य पूछा जा रहा है तो आपको सिंपल सा देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, अब इसी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं एक्स आई। जब एक्स आई निकालोगे इन दोनों क्या होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके क्या करना होता है आधा करना होता है। 5 में 1 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 का आधा करोगे 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 5 से 3 जोड़ोगे तो 5 3 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमें लगता है मिस्टेक, 1 मिनट, हाँ ये चीज आप 1 मिनट, ये जो होगा यहाँ पे आपका ये वाला टर्म्स 3 है, कितना है 3 है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 1 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12 का आधा 6, और 9 7 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 11 9 18 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी 11 9 20 का आधा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अब यहाँ से देखें तो एक्स आई बराबर आपके आया पास 2 4 6 8 और 10, और एफ आई बराबर हमें क्या दिया गया है 3 2 4 2 3। अब आंकड़े क्या है बहुत छोटे छोटे हैं, आंकड़े क्या है बहुत छोटे छोटे, तो इसमें हम काल्पित में माध्य विधि या वैसा कुछ लगाने वाले नहीं है, प्रत्यक्ष विधि से इसको सीधा निकालते हैं, जिसके लिए हमें एफ आई और एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 8 दूनी 16, 10 तीन 30। ठीक है, इन सबको जोड़ लो आराम से। अब देखो इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे जो आएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले जोड़ते हैं, 8 से 14, 14 में 24 जोड़ोगे। ठीक है, तो 14 और 24 कितना हो जाएगा 24 10 34, और 4 38 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 में आप 16 जोड़ोगे, तो 38 में आप 16 जोड़ते हैं। ठीक है, 8 6 14 4 हासिल आएगा 1 3 1 4 1 5 54, और 54 में 23 जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा 84 होगा। सिग्मा एफ आई जोड़ोगे 3 2 5 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14। ठीक है, कितना आ गया 14 आ गया। अब हमें पता होता है माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि में निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 84 है, और सिग्मा एफ आई कितना है 14, 14 से काटोगे 14 छंग 84 6 बार, यानी माध्य कितना आ गया आपका 6 आ गया। माध्य कितना आया आपका 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा। अगर आंकड़े छोटे हैं तो हमारे लिए क्या होगा टच विधि लगाना आसान होगा, अगर आंकड़े थोड़ा बड़े होते हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है कल्पित माध्य विधि और वर्ग विचलन विधि से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11 साइन 27 डिग्री एंड कॉस 63 डिग्री का मान क्या होगा, ध्यान सुनिए। अगर इस तरह से कंडीशन दी गई है, वैसे ऐसे प्रश्न 2025 में भी देखने के लिए मिले, 2024 में एक आध प्रश्न देखने के लिए मिले, वैसे आपके सिलेबस कट गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका होता है ना कि साइन 27 डिग्री बटे में कॉस 63 डिग्री, अगर इन दोनों का योग कितना है 90, ध्यान रखिए इन दोनों का 90 योग है तो इसका आंसर सीधा क्या आएगा एक आएगा।
ठीक है। अब ये देखो कैसे होता है, अगर हम साइन 27 को लिखे तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है माइनस 90 माइनस का 63 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास में cos 60 डिग्री। अब ये क्या होगा आपके पहले चतुर्थांश में आएगा, 90 माइनस थीटा कहाँ पे आता है पहले चतुर्थांश में, यहाँ पर क्या होता है आल पॉजिटिव होता है। और 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस और माइनस थीटा क्या होता है चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, cos में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में cos 63 डिग्री और बट्टे में क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, अगर साइन 27 डिग्री और cos 60 डिग्री, साइन ऊपर है कास नीचे है और इन दोनों का योग कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12 कह रहे यदि cos a बराबर में √3/2 है तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देन cos a का मान दिया गया √3/2, cos a बराबर दिया गया √3/2। हमें यहाँ पे a का मान चाहिए हमें, तो cos में पता करो √3 किसका मान होता है, हमें पता है 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a बराबर में cos 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल आउट होगा, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब a का मान 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे रख दीजिए आप, तो साइन 2a का मान चाहिए, इसको रखोगे साइन 2 इंटू 30, तो हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपके लिए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर आपका 13 कह रहे हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए, या तो इसको आप लोग साइन कॉस में बदल करके इंटरचेंज करके लगाइए, या तो सिंपल सा हम बता रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है सर्वसम क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति आपने इसको पढ़ा होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप लोग क्या लिख सकते हो कॉसेक ए, क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए। अब लेकिन इसके फॉर्मेट में कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब से सेक ए को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए, और इसके बट्टे में फिर क्या लिख सकते हो 1/cos को लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है बट्टे में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर है को क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर है, ठीक है, क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें भी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर आपका 14, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि साइन 2a बराबर में 2 sin a सत्य होगा जब a का मान, देखिए थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास में ऐसा लिखा गया ध्यान से, साइन 2a बराबर में 2 sin a। अब इसमें फर्क है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे थीटा ए रखोगे यहाँ पे रखोगे तो मान एक जैसा नहीं आएगा, लेकिन कह रहे हैं कि कब सत्य होगा जब ए का मान ऐसा रखें, ठीक है इसमें से। तो देखिए आप 45 का भी रखोगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2a जैसे रखोगे तो 45 × 2 = 90, 90 का मान क्या हो जाएगा 1, बट यहाँ पे साइन 1 45 का मान रखोगे 1/√2 और 2 ऊपर रहेगा, तो नहीं आएगा। 60 पे भी नहीं आएगा, 30 पे नहीं आएगा, ये आएगा 0 पे, क्योंकि 0 का मान 0 होता है तो ये तो 0 होगा। और ऐसे भी 2 गुणे साइन 0 का मान फिर से 0, तो 2 का गुणा भी क्या हो जाएगा 0, इस कंडीशन में 0 बराबर 0 आ जाएगा इस तरह से। तो यानी ये कंडीशन तभी सत्य होगी जब साइन ए का मान कितना होगा 0 होगा, तभी के लिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे सवाल अगर नहीं आ रहे तो एक मान रख के देखो, एक बार 0 रख के देखो, 30 रख के देखो, 45 रख के देखो, 60 रख के देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कौन सा आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपके पास में एक वृत्त है और इसकी परिधि, परिधि मतलब क्या होता है 2πr बराबर में दिया गया 22 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश मतलब इसको हमने 4 भागों में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो हमें पता है एक वृत्त के अंदर कितने थीटा बनते हैं, कितना एंगल होता है 360, और 4 भागों में काटोगे तो 360 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा 90, ठीक है, कितना आएगा 90, यानी थीटा 90 दिया गया है। और कह रहे हैं उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्या बना एक त्रिज्यखंड बन गया, क्या बन गया त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने जानते हैं क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो πr² थीटा/360। अब देखिए थीटा पता है, पाई का मान भी पता होता है, पर आर स्क्वायर ही नहीं पता है हमें, ठीक है। तो आर का मान तो नहीं पता, तो यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि परिधि दिया गया है, तो परिधि का मान होता है इस तरह से 2πr बराबर में दिया गया है 22, इसका मान रखो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान आर रखते हैं बराबर में 22, 22 से 22 कटा 7 ऊपर जाएगा और 2 कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो आर का मान कितना हो गया 7/2। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो पाई का मान हमने रखा 22/7, आर का मान है 7/2 गुणे 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा का मान है 90 और बट्टे में 360, ठीक है। ठीक है, एक 7 से एक 7 कटा, ये 2 से इसको काटोगे आएगा 11, 90 कम 90 और ये 9 चौक 36 कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं तो ऊपर कटेगा 11 11 गुणे 7
ऊपर बचेगा आपका 11 × 7 और नीचे बचेगा 2 × 4। तो 11×7 = 77 बटे में 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपके लिए सी क्या होगा? राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि कैप्सूल संयोजन है। देखिए, एक कैप्सूल जो पूछ रहे हैं वो संयोजन होता है, तो किससे मिलकर के बना होता है? तो आपको पता होगा कैप्सूल में ऐसा देखोगे, एक बेलनाकार भाग होता है, उसके बाद में इधर क्या होता है? ऐसा राउंड शेप होता है गोले जैसा, और इधर भी क्या होता है? ऐसा राउंड जैसा शेप होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये आपका एक बेलन वाला हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बेलन वाला हिस्सा। और इधर में क्या लगा है? अर्धगोला। कितना लगा है? क्या लगा है? अर्धगोला। और इस साइड में भी क्या लगा है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो एक बेलन और दो अर्धगोलों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक बेलन एवं दो अर्धगोले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपके लिए? राइट होगा कि एक बेलन होता है और दो अर्धगोलों के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक आपको दिया गया है और उनका माध्यक निकालना है, यानी माध्यिका निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यिका माइनस दो माध्य। ठीक है, ये हमें पता होता है। अब इसी पर रख देते हैं। तो बहुलक का मान कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। ठीक है, बहुलक का मान कितना दिया गया? 35 है। और माध्य कितना दिया गया? 32। हमें त्रिमाध्यिका निकालना है, तो इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। माइनस में दो गुणे माध्य कितना है? 32। ठीक है, हो गया 32। तो 32 दूना 64 होता है। तो ये हो जाएगा 35 बराबर में त्रिमाध्यिका माइनस में 64। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 35 प्लस का 64 बराबर में त्रिमाध्यिका। जोड़ोगे 5 4 9 6 3 9, 99 हो जाएगा बराबर में थ्री माध्यिका। हमें माध्यिका चाहिए। 3 को इधर भेजोगे भाग हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 आ जाएगा 33। यानी माध्यिका बराबर क्या आएगा? माध्यिका बराबर आपका 33, 33। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपके लिए? राइट होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तभी आप लगा पाओगे जब ये फार्मूला याद रहेगा। फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 18। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का वो बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक वर्ग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिलहाल इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, पर हम आपको बना दे रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर क्या है? 5 से 10। ऑप्शन नंबर बी 15 से 20। ऑप्शन नंबर सी 10 से 15। और ऑप्शन नंबर डी 20 से 25। देखो, सिंपल से अगर आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है तो आप फ्रीक्वेंसी चेक करिए। एक फ्रीक्वेंसी चेक करिए कि मतलब सबसे ज्यादा आपके पास बारंबारता कहाँ पे? सबसे ज्यादा बारंबारता जहाँ पे रहेगी वहीं पर आपके क्या हो जाएगा? बहुलक। तो हमें बारंबारता कहाँ पे दिख रही है आपके लिए? 19। ये वाला टर्म्स दिख रहा है 19 पे, यानी इसकी जो वर्ग अंतराल है कितना है? 15 और 20। तो 15 20 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक और हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपके लिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलते नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर आपका 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि दो पासों के साथ उछालने पर दोनों पासों में प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए, अगर दो पासे उछालोगे आप, तो एक पासे में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। और दूसरे पासे में भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है। कुल मिलाकर के इस तरह से कितनी घटनाएं बनती हैं? 36। कितनी घटनाएं बनेंगी? 36 घटनाएं बनेंगी। एक के साथ एक आ सकता है, एक के साथ दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार 5 6, जैसे दो के साथ 1 2 3 4, ऐसे कुल मिलाकर कितनी घटनाएं बनेंगी? 36 आपके पास में बनेगी। यानी कुल पॉसिबल घटनाओं की संख्या, कुल संभव घटनाओं की संख्या कितना? एन एस बराबर में दिया गया आपका 36। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ध्यान से, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होना चाहिए। तो 10 कब हो सकता है? या तो 5 5 हो सकता है। ठीक है, या तो 6 4 हो सकता है, 6 4 10। या फिर क्या हो सकता है? 4 6 हो सकता है। अब और कोई संख्या है क्या? देखते हैं। ठीक है, और तरफ अब 7 आगे होता नहीं। ठीक है, 7 तो होता नहीं इसमें। तो क्या इससे कोई और बड़ी संख्या या पॉसिबल? अब जैसे देखो, 4 से नीचे बढ़ोगे तो 3। और 3 के लिए क्या होना चाहिए? 10 पे पहुंचने के लिए 7 होना चाहिए। 7 तो है नहीं, मतलब इसके बाद में कोई पॉसिबल नंबर है ही नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो कुल नंबर ऑफ द जो इसके है प्रायिकता वो कितने? 3 है। ठीक है, कितने? 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ पी बटे में नंबर ऑफ। ये हो जाएगा 3/36। 3 कम 3 12, नहीं 36, यानी 1/12। क्या हो जाएगा? 1/12। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपके लिए? राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर आपका 20 और आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहे एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, एक बार एक पासे फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ कितना होगा? 6। मतलब कुल घटनाएं कितनी बन रही हैं? 6 ही बन रही हैं।
अब कह रहे हैं सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। सम कौन कौन सी है? 2 है, 4 है और 6 है। तो कितनी संभव घटनाएं हैं आपके पास में? 3 है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3 बट्टे क्या कर लोगे? 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6, यानी ये बट्टे कट के आएगा 1/2। सम संख्या प्राप्त करने के लिए आपके पास में प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो नंबर सी आपका राइट होगा। तो दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।